सर ये पेपर में लेप्लास वाला आपने रखा ही नहीं रखा। पेपर जी सर। क्या बोले पेपर में? सर ये लेप्लास वाला आपने जो बोला था मैं स्किप करूंगा टॉपिक, तो वो आप देंगे पेपर में या नहीं? अभी तो पेपर बनाया नहीं है, देखते हैं। सर कोशिश करें ना ही दें सर, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा है और फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और कोर्स भी बहुत बड़ा है। चलो देखते हैं। वो बता दूंगा, आया तो 5 या 6 मार्क आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है सर। सर लेकिन बता दीजिएगा कि आएगा तो ठीक है, ताकि फिर हम तैयारी कर लें, नहीं आएगा तो फिर भी। चलें, सही है। सर वो कल ये भी बता दिएगा कि मिड का कितना आप देंगे, आपने बोला था मैं टॉपिक बता दूँ। मिड का क्या? मिड से कितना आएगा टॉपिक्स? तो वैसे ही तैयारी सबकी तो होगी, या नहीं है? जी सर। सर है तो, लेकिन बहुत फिर दोबारा से सारा करना पड़ेगा ना, पीछे वाले भी। सही है। चलो देखते हैं कितना आएगा मिड से। सर ये कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ा रहे हैं अभी? कौन सा टॉपिक है? डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ रहे थे, जो हमारे पास, सर जो अभी हमने। आपने सर वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी अपलोड कर दिया है, इनवर्स लेप्लास भी अपलोड किया, तो ये भी शामिल होगा फिर सर? फिर तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है सर। मिड का भी आप कह रहे हैं शामिल होगा, तो ये तो काफी ज्यादा हो गया फिर। फिर देखते हैं क्या शामिल है क्या नहीं मिड से। तो लेप्लास से आएगा तो एक तो क्वेश्चन आप आएगा। सर तो आया तो 5 मार्कों में आएगा, वरना नहीं आएगा, तो ये मैं बता दूंगा आएगा या नहीं लेकिन आएगा। सर वो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना हमें। ये तो है। लेप्लास वाला भी अभी टॉपिक नहीं किया है, ये हफ्ता भी अभी लेप्लास में लगेगा हमें एक। तो ये वाला टॉपिक कब करेंगे हम फिर? इनवर्स भी आपने मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं किया अभी, लेप्लास तो मैंने कर सिर्फ लिया था। वीडियो लेक्चर अपलोड। लेप्लास मैंने कर इनवर्स लिया। इनवर्स ऑफ लेप्लास। इनवर्स ऑफ लेप्लास कल कर लेंगे डिस्कस। इनवर्स में भी वही चीजें, खाली उसका उलट है लेप्लास का। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी एप्लीकेशंस। तो पहले मैं एप्लीकेशन कवर करा रहा हूँ, फिर हम आ जाते हैं टॉपिक पे, हायर ऑर्डर पे। सही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको एग्जांपल मिलेंगे, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने देखा होगा हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन होती है। वैसे एफ इजिकल के एक्स होता है, तो एफ इजिकल टू एम ए लेते हैं, ठीक है। हम एफ इजिकल टू एम ए, तो ए को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए सिंपल पेंडुलम की यहाँ पर एंगल होती है, तो यहाँ पर ए होता है, तो ए को हम हमेशा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, अगर ये सर्कुलर मोशन है, वरना तो हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम की एप्लीकेशन में भी ये यूज हो सकता है। उसके अलावा प्रेशर चेंज विथ अल्टीट्यूड कितना होगा, तो इस एप्लीकेशन में भी होता है कि हाइट के साथ हमारे पास एक हाइट पे इतना था, तो सेकंड हाइट पे क्या होगा, तो उसमें डिफरेंशियल हाइट लेते हैं, तो डी एच करके लेंगे, तो कितना वेरिएशन होगी। उसका वेलोसिटी प्रोफाइल इन फ्लूइड किस तरह वेरी करेगी, उसमें भी इस तरह की क्वेश्चन है कि यूज हो रही होती है। क्या बस एक पॉइंट पे इतना है, दूसरे पॉइंट पे इतना है, तो वेरिएशन हम डी इसका थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर करके हम ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन में पढ़ेंगे, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे मेरे ख्याल में 7th सेमेस्टर में। तो उसमें ये है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हायर ऑर्डर बहुत काम आएगा, जैसे कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जो आज हम पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं, तो हमारे पास वाई सी सिंपली आपके पास होमोजेनियस में आता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो वाई पी आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो हमारे पास आता है ये नॉन होमोजेनियस में, ठीक है। तो ये हमारे पास काम आएंगी डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, जैसे कि वाइब्रेशन मेजरमेंट कितनी हो रही है, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ठीक है। तो उस टॉपिक में इसकी डेरिवेशंस के लिए आपको काम आ रहा होगा जब आप पढ़ेंगे 7th या 8th सेमेस्टर में। तो अभी हम सिंपल बेसिक डेफिनेशंस इसके एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वाइब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास एम जी
माइनस के एक्स इजिकल टू एम ए। ठीक है, एक को हमने दोबारा इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो ये इसके सिंपल फार्मूला थे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अब हम एक न्यूमेरिकल करने लगे हैं इसकी एप्लीकेशन पे। तो ऐसे बताया गया है स्प्रिंग विथ मास ऑफ 2 kg। अब बताया गया एक स्प्रिंग है जिसका मास क्या है 2 kg, हैज अ नेचुरल लेंथ 0.5 मीटर और इसकी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर। किसकी लेंथ है, किसकी लेंथ है देखें, स्प्रिंग की। स्प्रिंग की। A force of 25.6 Newton is required to maintain its stretch to length of 0.7 मीटर। तो अब हमने क्या करना है, इसको खींचना कितना है 0.7 मीटर और फोर्स कितनी लग रही है 25.6 न्यूटन। If the spring is stretched to a length of 0.7 मीटर and then released with initial velocity 0। ठीक है, तो अब बताया कि स्ट्रेच किया गया हमने स्प्रिंग को कितना 0.7 मीटर और रिलीज कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0 है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द मास एट एनी टाइम t। तो हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है क्या है किसी भी एनी टाइम t में। तो t के लिए हमारे पास कौन सी पोजीशन होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें पता है कि स्प्रिंग में हमारे पास है, तो इसकी ये गिवन है कौन सी है इनिशियल पोजीशन इसकी गिवन है हमें वेलोसिटी के लिहाज से। इसकी क्या गिवन है इनिशियल पोजीशन गिवन है वेलोसिटी के लिहाज से। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है इसका लेंथ कितनी थी टोटल और स्ट्रेच होने के बाद कितनी हो गई और इनिशियल पोजीशन हमें गिवन है। तो हमें पता है हुक्स लॉ के मुताबिक स्प्रिंग में फोर्स कौन सी होती है F इजिकल टू के एक्स, यही होता है। यस सर। तो अब हमारे पास देखें डिस्टेंस कितना वेरिएशन होगा, ये आप लिख लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास कितना चेंज होगा ये आप लिखना होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.7 माइनस 0.5, तो कितना बचेगा क्यों हमने 0.7 पॉइंट टू। खींचना है। ठीक है ना, 0.7 से हमने 0.5 से हमने 0.7 खींचना, तो 0.2 आ जाएगा। तो हमने 0.2 ये लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है के को फाइंड आउट करना है एज इक्वल टू फोर्स कितनी चाहिए थी हमें 25.6। तो 25.6 हमने पुट की तो हमारे पास के हमारे पास इस तरफ आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ लेके गए तो ये 128 क्या हो जाएगा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है मेरे ख्याल में होगा यूनिट, ये भी देख लेना। तो ये वाली फोर्स इतनी चाहिए होगी के की, मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट इतना चाहिए होगा। अब हमारे पास बताया गया है आगे, तो स्प्रिंग विथ अ मास ऑफ 2 kg हैज अ नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो हमें बताया गया इसकी नेचुरल लेंथ इतनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया हमारे पास 128 आया है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 128 आया है। ठीक है, तो हमने इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है एक रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा F इजिकल टू के एक्स होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने जो इक्वेशन पढ़ी है उसमें क्या होगा एफ की जगह m इंटू ए ले लेते हैं। हम क्या लेते हैं m इंटू ए, ये वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन में सही है m इंटू ए, सही है, ये समझ में आ गया यस सर। प्लस के एक्स। तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए m कितना है 2 kg डी स्क्वायर बाय एक्स डी टी स्क्वायर प्लस 128 एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। सही है, तो ये समझ में आ गया कहाँ से है ये 128 ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है। इतनी चाहिए हमारे पास पोजीशन फाइंड आउट करनी, तो इसलिए हमने x को एज इट इज लिख लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये किस तरह होगी 2d स्क्वायर, सही है 2d स्क्वायर प्लस इसमें dx बाई dt नहीं है तो ये सिंपली कांस्टेंट आ जाएगा, तो 128 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट हम फाइंड आउट करेंगे जैसे हम करते आते हैं। सही है, समझ में आ गया। यस सर। तो उसका हमें क्या करना होता है YC निकालना होता है या जनरल सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं। ये रूट कौन से हैं हमारे पास, रूट जो है हमारे पास कौन से हैं ये वाले इमेजिनरी हैं। तो उसमें क्या होगा C1 कोस हमारे पास 8t प्लस C2 साइन 8t। तो अब हमने क्या करना है C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करना है हमने C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यही है। यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन गिवन है हमारे पास
तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास बताया हुआ है कि स्प्रिंग इनिशियली हमने कितना स्ट्रेच किया है 0.7 मीटर। ठीक है, तो 0.7 से 0.5 गया 0.2 था हमने जैसे बताया था। तो 0.2 मीटर जो हमारे पास एक्स जीरो जो है टाइम जीरो पे, जब हमारे पास डिस्टेंस जीरो था, हमारे पास जहाँ से इनिशियल कंडीशन स्टार्ट किए तब डिस्टेंस कितना कवर था 0.2, सेंटर से 0.2 तक स्प्रिंग था आगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर टाइम कितना होगा, जीरो इनिशियल कंडीशन में टाइम कितना होगा, जीरो। सर कैसे जीरो होगा, ये एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। अब पता हुआ इनिशियल कंडीशन, ठीक है, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू अ लेंथ ऑफ 0.7 एंड देन रिलीज विद द इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, अब हम रिलीज कर रहे हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी से विथ जीरो। ठीक है, अब हमारे पास केस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है जब हमने रिलीज किया है इसको। यस सर। तो यहाँ से जब हम रिलीज करना शुरू करेंगे तब टाइम कितना होगा, उसी केस से हम कंसीडर करेंगे जीरो। ठीक है सर। तो हमने जीरो इसलिए यहाँ पर ये टाइम की वैल्यू जीरो ली है। तो इनिशियल और कंडीशन में सर हमने ये 128 के साथ एक्स था, वो कहाँ पर चले गया? कौन सा वाला, ये 2D, ये इस इक्वेशन में एक्स भी था। इसका एक इक्वेशन में एक्स होता है ना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं जैसे हमने पहले भी न्यूमेरिकल किए हुए हैं, तो इसमें क्या होता है हम एक्स को नहीं लिखते हैं तो यस सर, डायरेक्टली ठीक है। 2d² + 128 लिखते हैं। अगर डी ठीक है सर। एक्स बाई डी टी होता फिर हम लिखते। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है इससे हमारे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी 0.2। सही है, C1 की वैल्यू आ यस गई सर। 0.2, क्योंकि cos ऑफ 0 1 होता है, इसका साइन 0 0 होता है। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी, x 0 क्या है 0.2 है, तो हाँ 0.2 आ जाएगी C1 की वैल्यू। अब हमने इस लेकिन सर इक्वेशन, इसने ये एक्स जब जीरो रखा है तो 0.2 लिया वैल्यू। हाँ तो ये तो बता इनिशियल यस सर, डिस्टेंस पे हमारे पास स्प्रिंग स्ट्रेच कितना है जब जब हम ले रहे हैं। ये तो फाइनल पोजीशन होगी ना सर, अब क्वेश्चन पढ़े स्ट्रेच फिर होने के बाद। इफ के बाद पढ़े। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच टू अ लेंथ 0.7 मीटर एंड देन रिलीज विद इनिशियल वेलोसिटी। ठीक ठीक है है, सर। तो फाइंड यहाँ द से पोजीशन ऑफ मास। यस इनिशियल सर। केस कहाँ से कंसीडर कर रहा है, यहाँ से कर रहा है अब। 0.7 से कर रहे हैं तो यहाँ पर जीरो होगी। तो 0.2 से हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 0.7 मीन के 0.7 माइनस 0.5, तो 0.2 से हम कंसीडर कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में देखो क्या क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 0.2, ठीक है, नहीं आ रहा समझ। 0.7 गिवन है सर। हाँ लेकिन नो सर। देखो अब स्प्रिंग यहाँ पर है सपोज करें, तो हमने क्या किया है, इसको हमने स्ट्रेच किया है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.2। तो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन है मीन पोजीशन पे स्प्रिंग रहेगा ही रहेगा, हमें एट द एंड मीन पोजीशन पे स्प्रिंग मिलेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 0.2 है, तो हम बोल रहे हैं कि x जो हमें मिला हुआ है कितना है 0.2। ठीक है सर। सही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनिशियल कंडीशन में जो हमें डिस्टेंस मिला हुआ है कितना मिला हुआ है 0.2। 0.2। ठीक है, और हमारे पास क्या मिला हुआ है वेलोसिटी 0। सही है, ठीक है सर। और टाइम जो इनिशियल कंडीशन पे होगा 0 होगा, लेकिन बाद में जैसे हम छोड़ेंगे फिर टाइम वेरिएशन होती जाएगी, जितना टाइम स्प्रिंग मूव करेगा उस ज्यादा टाइम की वेरिएशन होती जाएगी। तो हमने पहली कंडीशन में हमने कंसीडर किया टाइम 0 था और ये 0 थे, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना था 0.2 था, तो हमने 0.2 ये पुट कर लिया, तो C1 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन में हमारे पास C1 की वैल्यू मिल गई। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, C2 की। C2 की किस तरह आएगी, C2 की हमारे पास किस तरह आएगी, हमें वेलोसिटी की इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसको डेरिवेटिव कर लेंगे। तो dx/dt क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये dx/dt या x डे 0 हो जाएगा। सही है, सही है, जी सर। और इसका यस। डेरिवेटिव इसका क्या होगा 8। सही है, बाहर आ जाएगा C1 cos की जगह क्या हो जाएगा cos, माइनस साइन। ठीक है ना, माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन 8t। इस तरह इसका भी हमने डेरिवेटिव लिया है 8 C2
cos 80। 8 अब हमने क्या इनिशियल कंडीशन अगेन पुट कर ली, तो ये क्या था x डे 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0 गिवन है, तो यहाँ पर ये क्या है sin 0 और ये cos 0, तो यहाँ पर sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 हमें पता है क्या है 1 है, तो यहाँ पास 0 इज इक्वल टू 8c2, तो c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे c2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो xt इज इक्वल टू c1 cos 80, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। c1 क्या था हमारे पास जो हमने वैल्यू पुट की है 0.2, तो 0.2 cos 80 या इसने इस तरह लिख लिया है। सही है। यस सर। इस तरह का एक और एग्जांपल है, तो ये उस तरह से अरेंज नहीं है, ये कहीं और से मैंने लिया था। खैर, तो इसमें देख लें करना किस तरह है। अ बॉडी फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 300 फीट, तो एक बॉडी है जो फॉल कर रही है किसी हाइट से 300 फीट से। व्हाट डिस्टेंस हैज इट ट्रेवल्ड आफ्टर 4 सेकंड, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा 4 सेकंड में। ठीक है, तो अब हमारे पास बॉडी बताई हुई है एक हाइट से मूव कर रही है, व्हाट डिस्टेंस हैज इट ट्रेवल आफ्टर 4 सेकंड, इट्स सब्जेक्टेड टू जी द अर्थ एक्सेलरेशन। जब ये अर्थ एक्सेलरेशन सब्जेक्टेड टू है ग्रेविटी से ये सब्जेक्टेड है। ठीक है, तो अब यूनिट किस में गिवन है हमें 300 फीट है, तो हमारे पास एफपीएस में है, तो जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 होगी और 32.2 होगी सर फुट में ना। 32.2 होती है, सही है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये सर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है अभी हमारे पास जो है यहाँ पर 300 फीट डिस्टेंस है, वेलोसिटी नहीं गिवन है, तो हमने क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, तो उससे हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। और जैसे कि हमारे पास हाइट मिल जाए, इसका रिलेशनशिप कुछ ना कुछ मिले, ताकि हम इसको हम कंसिडर कर सकें कितनी देर में पहुंचेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सही, वेलोसिटी गिवन होगी तो हम बता सकते हैं। सही है, तो हमारे पास क्या किया है इसने, तो हमने इसलिए हमने बता दिया है कि हमारे पास 32.2 क्या था, हमारे पास ग्रेविटी की वजह थी, उसका यूनिट होता है फीट पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है फीट पर सर सेकंड। फीट पर सेकंड लिखा हुआ है। हाँ, तो ये मैं बता दूं क्यों लिखा है, तो फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है या ग्रेविटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो इसने क्या किया है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने की है एट टाइम टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी वेलोसिटी, तो इसलिए इसने क्या किया 32.2 इंटू टी कर दिया है, तो 32.2 टी फीट पर सेकंड कर दिया है। सही है, ठीक है सर। तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सर ये एक्सेलरेशन को वेलोसिटी कैसे कर दिया इसने। अब देखें हमारे पास हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी और टी होता है ना। ठीक है, तो ए जो वी और टी होता है, तो इसने क्या किया हुआ है किसी टाइम टी सेकंड में, तो हमारे पास टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि हमारे पास नीचे जो टी था एक्सेलरेशन का वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, वी सर एस इज इक्वल टू वी टी होता है। एस इज इक्वल टू वी टी होता है। जी सर, एस डिस्टेंस वी टी होता है। अब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अब मैं बताता हूँ एक्सेलरेशन जो है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ ठीक है सर, हो गया, समझ गया मैं, वो सही है टी ना, से तो मल्टीप्लाई असल में भी वो किया मैं हुआ है। बॉक्स देख रहा हूँ। सही है, तो टी भाई से तुम तो मल्टीप्लाई कर दिया है। टी सर वो बहुत करीब करके लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था हाँ, तो सर। ये मैं बता था कि करके लिखा है, तो ए इज इक्वल टू वी टी। वी बाय टी होता है। सही है, ठीक है सर। तो टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी आ जाएगा। ले लो भैया एक मिनट। ये भी खुले पे देखूंगा।
ठीक है, ए इज इक्वल वी बाय टी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे वी इज इक्वल 80 हो जाएगा। तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है वेलोसिटी। तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 32.2 टी। तो हमने क्या किया, डी एच और डी टी को हम इस तरफ मल्टीप्लाई करके गए हैं। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये टी इनसाइड आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो टी इनसाइड आएगा, इसका हम इंटीग्रेट लिया हुआ है। तो टी स्क्वायर अपॉन 2, तो हमने सिंपली 2 से डिवाइड कर लिया, तो 32.2 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास 16.1 हो गया। ठीक है, 16.1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब टाइम कितना गिवन है, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इनिशियल टाइम से और फाइनल टाइम से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों टाइम पुट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें डिस्टेंस पता चल जाए जीरो से लेके इतने में कितना है। अगर 1 सेकंड गिवन होता तो हम यहाँ पर इनिशियल टाइम 1 सेकंड गिवन होता तो 1 सेकंड पुट करते, तो आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल था। अभी हमारे पास इनिशियल टाइम में कोई भी नहीं बताया हुआ, तो हम इनिशियल कंसीडर कौन सा कर रहे हैं, जीरो। तो जीरो से हमने ट्रेवल करना शुरू किया है, तो 300, तो इसमें जीरो कंडीशन लिख ली, तो हमारे पास सी आ गया। हमारे पास कितना आ गया, सी 300 आ गया हमारे पास। सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे पास सी गिवन था, तो सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो इसलिए हमने सी को फाइंड आउट करने के लिए इस तरह कंसीडर किया हुआ केस। ठीक है ना, तो सी क्या हो गया हमारे पास 300। फिर हमने क्या किया है, इसको सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है, तो एच आ गया। एच में अब हमारे पास कंडीशन कितना है, टाइम कितना है, 4 सेकंड में कितना आएगा ट्रेवल। तो ये 4 सेकंड में 16 फॉर द 16, तो 42.4 फीट ये ट्रेवल करेगा। सही है, तो इतना ऊपर है अर्थ सरफेस ठीक है से, तो इसको हमने माइनस कर दिया 300 से, क्यों इतना ऊपर है अर्थ सरफेस से। तो हमारे पास 257.6 फीट ये ट्रेवल किया है। होपफुली समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। तो ये यस एप्लीकेशन सर। सही है ना, तो देख लेना, अगर एक दो और न्यूमेरिकल इस तरह के मिलते हैं तो ठीक है, वरना तो ये करें फिलहाल। तो दूसरा हम कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे। तो अब हमारे पास स्टार्ट कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पहले होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमने जैसे पढ़ा था कि कोई होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसमें क्या था, यहाँ पर इक्वल टू जीरो था, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो अगर यहाँ पर जीरो नहीं है, कोई वैल्यू होगी जी एक्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, एक्स की वैल्यू हो सकती है या कुछ और वैल्यू हो सकती है, तब हमारे पास ये कौन सी होगी, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होगी। तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। होमोजेनियस से हम सिंपली YC फाइंड आउट कर रहे थे, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोल रहे थे। तो अब नॉन होमोजेनियस होगी तो हमारे पास YP भी फाइंड आउट करना होगा, जो होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन उसका बनेगा YC प्लस YP। तो नॉन होमोजेनियस में हमने YC फाइंड आउट करना होगा और YP भी फाइंड आउट करना होगा। तो हमने क्या करना है, YC और YP दोनों फाइंड आउट करने होंगे। तो अब YP की डिफरेंट कंडीशंस हैं, किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास फंक्शन gx कौन सा है। यहाँ पर क्या ये एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड है, क्या ये x की वैल्यू पे डिपेंड है, साइन की वैल्यू पे डिपेंड है, साइन या कोस पे, तो डिपेंड किस पे कर रहा है। तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं सॉल्व करने के। आपको मैं दो मेथड्स बता दूंगा यहाँ पर किस तरह सॉल्व करते हैं, इसके अलावा और भी मेथड है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब बताया हुआ है यहाँ पर मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट में, तो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है g ऑफ x है,
जी ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल ऑफ द सेम डिग्री है। पोलिनोमियल मीन क्या हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह से एक इक्वेशन गिवन होगी, बाद में फंक्शन होगा इस तरह से गिवन होगा। तो हमने क्या करना है इसमें, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ये गिवन है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन देखें क्या लीनियर है, लीनियर है क्योंकि यहाँ पर पावर कम होता है, वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या करना है, हमने क्या करना है, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले इसको होमोजीनियस कंसीडर करना है। तो होमोजीनियस हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह 0 होता है। तो हमने क्या किया, इसको y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो इसको आप भले डी के फॉर्म में लिखते हैं, इसने आर के फॉर्म में लिखा है, तो हम किस फॉर्म में लिखे होते हैं, डी के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। तो आप भले डी के फॉर्म में या आर के फॉर्म से एक इक्वेशन बना लें। तो आपस क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। रूट्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं, वो टेक्निक आपको पता है, वो पूरा अप्लाई करके अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला रखे क्वाड्रेटिक फार्मूला, या नॉर्मली हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हम रूट बना के इसको ब्रेकअप करके उससे फाइंड आउट करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल माइनस 1 या r इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ पर कौन से रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। तो रियल रूट्स के हमारे पास yc क्या हो जाएगा, तो yc हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, वो किस तरह लेते हैं, c1 e पावर r1x या ax प्लस c2 e पावर a2x, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, c1 यहाँ पर r1 की लिमिट क्या है, या d1x की क्या है, -1, तो -1x प्लस c2 e पावर -2x। तो ये था yc कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि जनरल सॉल्यूशन इसमें होता है yx इज इक्वल टू yp प्लस yc। तो हमने अब yp फाइंड आउट करना है, yc हमने फाइंड आउट ये कर लिया है। तो हमारे पास क्या करना है, हमने इसको कंसिडर करना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन को। तो हमारे पास पावर देखें कितना गिवन है, अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर पावर गिवन है। तो एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसमें एक इक्वेशन बनाएंगे ट्रायल सॉल्यूशन के लिए। हमारे पास क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हमारे पास क्या करते हैं, yp को हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके, क्योंकि पावर एक्स स्क्वायर तक गिवन है। अगर क्यूब तक गिवन होता तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी करते। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो हमारे पास कितना डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डबल डेरिवेटिव तक। तो हमने पहले सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। सिंगल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, 2ax प्लस बी सी का 0 होता है। सिमिलरली yp डबल डैश x क्या हो जाएगा, 2a। तो ये डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इन डेरिवेटिव की इक्वेशन को हमने क्या करना है, इस डेरिवेटिव की वैल्यू को हमने क्या किया है, इसमें पुट किया हुआ है। जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें हमने इसमें पुट किया है, ठीक है। तो y डबल डैश क्या है हमारे पास, y डबल डेरिवेटिव मीन के 2a प्लस 3y डैश, y सिंगल डैश क्या है हमारे पास, 2ax प्लस b प्लस 2y क्या है हमारे पास, y जो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या होगा, वैल्यूज आएंगी किसकी, a b और c की। a b और c की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास देखें तो एक इक्वेशन बनेगी, इनको आपने सॉल्व करना होगा। फिर a b और c की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं किसमें, इस इक्वेशन में yp में पुट कर सकते हैं। तो a b और c की वैल्यू क्या है, आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू आ गई -3/2 और c की हमारे पास क्या आएगी वो हम देख रहे हैं। तो c की वैल्यू आई है 7/4। तो इसको हमने क्या किया है, yp में पुट किया है। तो yp क्या है 1/2, a क्या है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास -3/2। तो हमारे पास -3/2 x है प्लस c क्या है हमारे पास, c क्या है हमारे पास, c जो आया था 7/4। तो इनमें देखें 2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लिया है। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 7/2 हमने करके पुट कर लिया। तो ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। और जनरल सॉल्यूशन हमें पता है कि ये इस केस में yc प्लस yp होता है, क्या होता है,
वाई सी प्लस वाई पी। तो इन दोनों को हमने ऐड करके ये जनरल सॉल्यूशन शो कर लेना है। तो ये था एक्स स्क्वायर के केस में। सही है, क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं? सर एक और सवाल कर रहे तो क्लियर हो जाएगा हाँ, ज्यादा। और भी मैं कर रहा हूँ, लाजमी बात है, दूसरे केसेस पे भी कर रहा हूँ, तो सारे बारी बारी होते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो ये दोबारा देख लें स्टेप आप, अगर कोई मसला है तो मैं दूसरा नंबर स्टार्ट करने लगा। सर इससे पहले हमने ये किया कि जो इक्वेशन गिवन थी उसे हमने होमोजेनियस के मेथड से सॉल्व करके वाई निकाल लिया। हाँ ठीक है। उसके बाद हमने एक इक्वेशन कंसीडर की वाई पी की स्क्वायर वाली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। ठीक है हाँ सर। हाँ, सही है। उसके बाद वाई पी के हमने वाई पी दिया हुआ था तो हमने वाई पी डैश और वाई पी डबल डैश मालूम कर लिया। उसको हाँ, पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। उससे क्योंकि हमारे हमने पास वाई डबल डैश इक्वेशन यहाँ जो पर गिवन प्राप्त था, की। ठीक है ना, इसलिए हमने वाई डबल डैश फाइंड आउट किया है। यस सर। ठीक है सर। बाकी जो वैल्यू निकली वो आंसर में पुट कर दी हमने, वाई वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। हाँ, ठीक है सर। अब हमारे पास आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या है, पहले एक्स स्क्वायर था, पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, अब क्या है हमारे पास एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट है। यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट है। एक्सपोनेंशियल मीन के ई पावर समथिंग होगा, तो ई पावर -4x है, ई पावर 5x, तो डिफरेंट केसेस इसके गिवन होंगे। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ई पावर -4x है, तो हमारे पास क्या है, वाई डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, ई पावर -4x। ठीक है, तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल में y डैश है या y डबल डैश है, y सिंपल y है या y डैश है, ये हम देख लेंगे आगे। तो मेरे ख्याल y डैश ही होगा, तो इसने मिस्टेक ली है, क्या लिए देख लेते हैं, वो तो पता चल जाएगा। खैर, तो अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, सोल्व y डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल टू ई पावर -4x। तो हमने क्या करना है, बल्कि 9y डैश नहीं है, 9y है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने पहले कंसीडर करना है, जैसे कि हम होमोजेनियस कंसीडर करते आते हैं, तो हम होमोजेनियस कंसीडर करेंगे। होमोजेनियस कंसीडर करने में हमारे पास क्या होता है, ये डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 या आर स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। जैसे कि हम रूट्स निकालते आते हैं, सिमिलर मेथड है, तो रूट्स क्या आ जाएंगे, इसके रूट आ जाएंगे इसके आर जो है हमारे पास क्या है 3 आयोटा और r2 इज इक्वल टू -3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, कौन से रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वाई सी इज इक्वल टू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गया, वाई सी इसका आ गया। तो ये सेम ही है 10.1 जो एक्सरसाइज की थी हमने, वही वाली चीजें ही हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये हमारे पास एडिशन हो गया है इसमें। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमने किस तरह फाइंड आउट करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट करना है ए ई पावर -4x से। ठीक है, तो ए हम वाई पी हम कंसिडर कर रहे हैं कि इस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, ए ई पावर -4x करते हैं, क्योंकि जब भी एक्सपोनेंट होगा तो हमारे पास ए पावर के एक्स लिया जाता है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जब भी एक्सपोनेंशियल का केस होगा। तो हमने क्या किया, ए ई पावर -4x, तो हमने क्या करना होगा, अगेन हमने इसको डबल डेरिवेटिव तक लेना है, तो हमने डबल डेरिवेटिव तक लेके गए हैं, तो -4 ए ई पावर -4x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर 4 नीचे आ जाएगा। सिमिलर डबल डेरिवेटिव लिया तो 16 ए ई पावर -4x आ गया। तो हमने सिंपली इसको पुट किया है किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो अब y डबल क्या है, पास 16, सही है, 16 ए ई पावर -4x प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9, हाँ 9 जो कॉमन गिवन था, और y की जगह ए ई पावर -4x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू ई पावर -4x, तो आप देखें यहाँ पर ई पावर -4x, ई पावर -4x, ई पावर -4x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 25 ए बच गया इज इक्वल टू 1 है। तो आप ये देख रहे हैं सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम ए को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू 1/25 आ जाएगा। कैसे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली कर दिया है, तो ए इज इक्वल टू 1/25 आ गया।
ए का आंसर आ गया। ए का आंसर हमने किस में फाइंड आउट करना होगा, वाईपी में पुट करना होगा। ए इज गिवन बाय 25 e पावर -4x। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाईपी हो गया, तो वाईपी को हमने सिंपली इसमें वाईसी प्लस वाईपी करके लिख लिया है। तो ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हो गया इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है। अब हमारे पास आ जाते हैं साइन या कोसाइन के फॉर्म में हमारे पास गिवन हो, तब हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी इक्वेशन साइन या कोस के फॉर्म में गिव होगी तब हम क्या करते हैं, वाईपी जो लिया जाता है ए कोस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। ठीक है, फिर ए और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो वाईपी किस में गिवन होता है, ए कोस के एक्स प्लस बी को साइन के एक्स करके हम लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि इक्वेशन गिवन है तो इसमें हम कंसीडर करते हैं k1 एंड k2 इज इक्वल टू 0 है। तो वहाँ पर डिफरेंट कंडीशन है, ये आपको आगे डिस्कस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें y डबल डैश माइनस 4y डैश माइनस 5y इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, y डबल डैश माइनस 4y डैश माइनस 5y cos 2x। तो हमने क्या करना है, पहले होमोजेनियस वाला पार्ट इसका कंसीडर करना है, इसको इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, 0 लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई y डबल डैश माइनस 4y डैश माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इसके रूट्स फाइंड आउट किए हैं। तो रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो रूट्स क्या आ जाएंगे इसके, जैसे कि आपको मेथड पता है उसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो आपका दो रूट्स आ जाएंगे, r1 इज इक्वल टू -1 और r2 इज इक्वल टू 5। सही है, दो रूट्स आ गए। तो हमारे पास रूट्स कौन से हैं, रियल हैं। रियल रूट्स को आपको पता है किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर रियल रूट्स को इक्वेशन बनाई गई है, y को c1 e पावर -x प्लस c2 e पावर 5x आ गया रूट्स। अब हमने क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आता है, हमारे पास yp इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। ठीक है, yp इज a cos 2x प्लस b sin 2x। तो हमारे पास क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किस टाइम तक, अगेन देखा जाए 2 टाइम तक। तो 2 टाइम तक हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लिया हमने, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, डेरिवेटिव में u डॉट v का फार्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, अगर देख ले पहले u डॉट v का लगेगा, सिंपल लगेगा, सिंपल लग रहा है, बल्कि यहाँ पर u डॉट v का नहीं है काम। तो हमारे पास क्या है, a cos 2x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास सिंपली, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, 2a माइनस साइन 2x हो जाएगा प्लस इसमें कोस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, सिंपली डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आप शो करेंगे। तो इसने डायरेक्टली इसमें पुट कर लिया है ये सारी वैल्यूज को। ठीक है, तो हम जैसे हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, साइन को साइन से कंपेयर करते हैं, कोस को कोस से, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी की। यहाँ पर देखें 4a cos 2x माइनस 4b sin 2x माइनस, तो हमारे पास क्या है, माइनस क्या है 4, ये इसकी वैल्यू पुट कर ली। इस तरह हमारे पास सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर ली। तो आप इनकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो cos 2x cos, तो हमारे पास क्या है, एक वैल्यू इस तरह आ जाएगी -4a माइनस 8b माइनस 5a माइनस 1 cos 2x प्लस -4b प्लस 8a माइनस 5b sin 2x। जो चीज़ें हमारे पास कटने काट लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर -9a हो जाएगी, -5 माइनस में 4 तो -9a माइनस 8b माइनस 1 cos 2x। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -9b प्लस 8a sin 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इनकी इक्वेशन 2 बन गई हैं। तो आप बोल सकते हैं 9a माइनस 8b इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इस तरह 8a माइनस 9b इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। इससे हमारे पास a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकाल के हमने किस में पुट करनी है, सिंपली yp में पुट करनी है, और ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। सही है, क्लियर है। सर साइन और कोस को कैसे कंपेयर करेंगे हम? अब देखें, इसने तो यहाँ पर कैंसिल करें। जैसे हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ दूसरा मेथड। इसने तो cos 2x को उस तरफ लेके आए,
ठीक है, तो इसने cos 2x लेके आया है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये डिफरेंट पैरामीटर्स आ गए, जो जो पैरामीटर्स थे इसके। वरना तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन में हम फाइंड आउट करते थे, किस तरह करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन में cos को cos की वैल्यू से कंपेयर करना होता है, sin को sin की वैल्यू से। लेकिन तो खड़ी टीचर दरमियान का होंगी नते हाँ नते तो दरमियान का जब भी आम दरमियान की टीचर है, सब कुछ वही पढ़ाया हुआ दरमियान सच्ची में एना एक खड़ी नहीं जा पहुंच चलो इसको डिस्कस कर लें या आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं। सर 1 मिनट वेट कर लेते हैं। सर स्टार्ट कर। चले सही है, तो हम क्या करते हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लेते थे, मान तो ये 4a माइनस 4b, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोस का ये क्या है हमारे पास, -4a है प्लस 2b है, और क्या है हमारे पास -5a, ठीक है। तो हमारे पास इज इक्वल टू किस 1 हो जाएगा, इस तरह भी कर सकते हैं, या cos 2x तो उस तरफ लेके फिर 0 करके हम ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4a -8b -5a इज इक्वल टू 1, जैसे हम पहले करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, तो वो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी तो इसने क्या किया, यहाँ पर कोस को भी उस तरफ लेके आया, तो -4a -8b -5a -1 इज इक्वल टू 0 करके इसने क्या कर दिया है, जो कट रहे हैं काट दिए, फिर इसको -1 कर दिया है, तो उस इक्वल के उस तरफ लेके गया, अगेन 1 कर दिया, तो वही कुछ बात हुई, ठीक है। अब साइन का क्या है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये साइन क्या होगा, 0, सही है, उस तरफ कुछ भी नहीं, तो हमारे पास 0 होगा। तो इस तरह हमने क्या किया, -4b प्लस 8b -5b इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें जो कट ऐड हो रहे हैं ऐड कर दिए, जो कट रहे हैं काट दिए हैं, सही है। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी इस तरह, जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में लेते हैं। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? सर दोनों फैक्टर ऐड हो रहे हैं, तो इनको दोनों को 0 के बराबर थोड़ी लेंगे हम। पार्शियल फ्रैक्शन में हम वैल्यूज जो फाइंड आउट करते थे, तो हम क्या करते थे, उस तरफ देखते हैं क्या इक्वल है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, cos 2x है, प्लस साइन का होता तो हम क्या लेते हैं, उसके इक्वल लेते। तो हम क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, हमारे पास ये कोस वाले हैं, जो कोस को कोस से कंपेयर करते हैं और साइन को साइन से कंपेयर करते थे, अगर याद हो तो हमें यहाँ पे क्या था, -4a cos 2x, तो कोस वाले सेपरेट कर लेंगे, -4a cos 2x है, और कौन सा है यहाँ पर -4 इंटू 2, तो 8b cos 2x, ठीक है। तो ये -8b cos 2x, फिर हमने क्या करना है,
माइनस 5a cos 2x। ठीक है, तो हमारे पास cos 2x यहाँ पर आ गया, ये -1 भले यहाँ पर ना दें तो cos 2x यहाँ पर रहेगा, उसकी तरफ रहेगा इक्वल के। इस तरह b के हमने ये सेपरेट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा -4b sin 2x। इस तरह हमने 4 टू द 8 प्लस में हो जाएगा तो 8a sin 2x, इस तरह -5b sin 2x हो जाएगा। सर ये स्टेप मुझे समझ आ गया कि कैसे हुआ, लेकिन इसके बाद जब इन्होंने 0 के बराबर लिया वो कैसे लिया ये पूछ रहा हूँ सर मैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ये 1 नहीं ले रहे हैं तो हम यहाँ पर cos 2x होगा, सही है। यस अगर सर। ठीक है, और वहां पर साइन का कोई भी नहीं है तो हम क्या लेते हैं, कंपेयर करते हैं cos को cos से और साइन को साइन से। वहां पर साइन नहीं है कोई भी, ठीक है, तो साइन नहीं है तो मीन 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 0 इंटू साइन 0 होगा। ठीक है, तो हम 0 कंसिडर करते हैं तो -4a -8b -5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि cos का वहां पर पैरामीटर मौजूद है या cos की वैल्यू मौजूद है। तो हम क्या लेते हैं -4a -8b -5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा, सही है, क्योंकि वहां पर cos का मौजूद है cos 2x, अगर हम ये -1 इस तरफ नहीं ले रहे हैं तो। नहीं आ रहा समझ में? पार्शियल फ्रैक्शन में हम किस तरह लेते थे, जो मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे, किस एक्सरसाइज में करवाए थे? पार्शियल फ्रैक्शन में किस एक्सरसाइज में कराई थी, याद है? वो लेक्चर खोलते मैं आपको वहीं से भी क्लियर कर दूं, नहीं तो याद है? सर तकरीबन चौथा पांचवा वो था सेशन। चलो देखें लेक्चर कहाँ पर है तो उसमें हम देख लेते हैं कौन से में होगा, याद है कुछ? एग्जैक्ट में इनमें तो नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, बल्कि वेरिएबल सेपरेबल में था ना, फर्स्ट या सेकंड में था। मैं सेकंड में था। ठीक है, हम क्या करते थे यहाँ पर, यही करते थे, हम काट लेते थे जो भी हमारे पास सेम है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, 3x + 8 था। ठीक है, मैंने एक और नंबर का मैंने बायर स्टेप भी लिखे थे। हाँ ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 1 = a + b। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा x और x3 कट जाएगा तो 1 = ax + 3 + bx। सही है, ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है अभी कैसे आया है? कहाँ गए दोनों? जी सर। ठीक है ना, तो ये वाला समझ में आ रहा है कैसे आया है? तो आप इस स्टेप से हमने आगे कैसे किया, देखो x को x से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ax + 3a + bx हो गया। ठीक है, ax + 3a + bx = 1। तो हमारे पास क्या दिया था हमने a + b, इसमें क्या है a और b इंटू x हो जाएगा, a + b इंटू x प्लस क्या हो जाएगा 3a = 1। तो हमारे पास x का वेरिएबल उस तरफ कोई भी नहीं है, हमारे पास x का वेरिएबल उस तरफ कोई भी नहीं है, तो a + b = 0 लेते हैं और 3a = 1 लेते हैं।
तो a इज इक्वल टू 1/3 इस तरह वैल्यू लेते हैं और b की वैल्यू पे फिर हम पुट करते थे, यही करते थे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही टेक्निक अप्लाई की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सर देखिए क्लास भी वो कर दें क्यों अभी सर की क्लास है ना अपना सर नदी में अभी। चले सही है, तो मैं बोल रहा था कि ये आप हाँ देख लें तो सही है, समझ में आ गया कैसे लिए a और b की वैल्यू। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या -4 है -8b -5a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इस तरह -4b + 8a -5b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन सॉल्व किया हमारे पास, तो इसमें a और b की वैल्यू निकाल देंगे हम। a और b की वैल्यू ओके सर। निकलेगी, फिर हमने yp की वैल्यू में ये a और b की वैल्यू पुट कर ली सिंपली। yp हमारे क्या था हमारे पास yp था a cos 2x + b sin 2x। तो a और b की वैल्यू हमने पुट कर ली सिंपली, a की जगह -9/145 और b की जगह -8/145। तो ये दोनों हमने वैल्यू पुट कर ली, तो y इज इक्वल yp + yc हो गया। तो यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन इसमें पुट कर लिया, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक सही है है, सर। क्लियर है। चले सही है, आज का सेशन यहीं तक है, फिर भी आप प्रैक्टिस करना, होपफुली समझ में आ जाएगा। ये 10.2 एक्सरसाइज है बुक से, इसका मैं एक और मेथड बता दूंगा, वो कल बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। चलें ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है, अल्लाह हाफिज़।